हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसमें पिछले दो वीडियोस में हम आपको त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज को समझाए हैं। अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों और चतुर्भुजों के बारे में जो भी उसकी विशेषताएं होती है, उन सारे चीज़ों को हम समझाएं अच्छा से। अगर आपको दो वीडियोस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अलग अलग प्रकार के कोणों के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये आपको अक्सर इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अक्सर आप इसको देखेंगे इस चैप्टर में, कहीं ना कहीं लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में इस टाइप की चीज़ आपको जरूर मिलेगा। तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जानना है क्या होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। और वास्तविक चीज़ तो ये है कि ये तीनों बड़ा आसान है, ये आपको लगभग पहले से भी पता होगा। आगे हम आपको बताएंगे रेखीय कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण, ये भी लगभग आसान है। और यहाँ अगर आगे देखा जाए तो ये सारे कोण के बारे में भी, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, रैखिक कोण जिसको आसन कोण भी कहते हैं, क्रमागत या और सम्मुख कोण वगैरह के बारे में हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण के बारे में। ये तो सबसे आसान है। न्यून कोण की अगर चर्चा करेंगे तो 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसी को हम न्यून कोण कहते हैं, यानी वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है। याद रखिएगा, उसको न्यून कोण कहा जाता है जिसका माप 90 डिग्री से कम का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये वाला कोण जो है 60 डिग्री का है, ये वाला कोण 50 डिग्री का है, ये वाला कोण 70 डिग्री का है। तो इसका जो तीनों एंगल से आप देख रहे हैं 90 डिग्री से कम का है, इसलिए हम तीनों को कहेंगे कि भाई न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम इसका वैल्यू है। ठीक है। सम कोण का मतलब क्या होता है? तो 90 डिग्री का एग्जैक्ट जो कोण 90 डिग्री का होगा, मतलब जो कोण पूरा 90 डिग्री का है, उसी को हम क्या कहेंगे? सम कोण कहेंगे। जैसे किसी ट्रायंगल में आप देखेंगे, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा, मतलब ये एकदम सीधा क्षैतिज गया और उसके ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा कोई लाइन जाए तो उसके बीच में जनरली 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। ठीक है। और 90 डिग्री के एंगल को शो करने के लिए कभी भी देखिएगा तो यहाँ पे ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है, ऐसे। ठीक है। बल्कि अगर 90 डिग्री का नहीं होगा तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ाया जाता है इसको, लेकिन 90 डिग्री को इंडिकेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है इसको शो करने के लिए। तो अगर कहीं ऐसा साइन भी अगर आपको दिखे ना तो समझ लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को हम सम कोण कहते हैं। और अधिक कोण तो ये भी स्पष्ट ही होगा कि 90 डिग्री से अधिक का जो कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण, मोर देन 90 डिग्री। वैसा एंगल जो 90 डिग्री से अधिक का हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई एंगल है, यहाँ जैसे देखिए, अगर ये सीधा लाइन हम खींचे, अगर एकदम सीधा ऊपर जाते तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता, बट उतना तो नहीं, बल्कि थोड़ा सा कम किए इसको, यानी हम इतना दूर तक जाते तब ना 90 का बनता, लेकिन इतना दूर नहीं, बस इतना ही रहने दिए। तो यानी ये 90 डिग्री से कम है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये कोई क्षैतिज रेखा है और सीधा यहाँ पे लाइन खींचेंगे तब तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये थोड़ा सा और एंगल बढ़ गया, यानी ये इस एंगल का माप जो है 90 डिग्री से अधिक का है, इसलिए इस एंगल को हम बोलेंगे अधिक कोण। हो सकता है कि 130 का हो, 120 डिग्री का हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये लेकिन जो भी हो 90 डिग्री से अधिक का होगा तो उसको अधिक कोण बोला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का, यानी स्ट्रेट एंगल का, यानी रेखीय कोण का। तो रेखीय कोण का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे कोई एकदम सीधा लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, अब खुद से सोचिए कि बीच से एकदम सीधा लाइन अगर आ जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर से भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 और 90 जोड़िएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइन एकदम सीधा है और इस सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये आपसे पूछा जा रहा हो तो वो 180 डिग्री का होता है। तो इसलिए रेखीय कोण का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूरक कोण का, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है? तो देखिए, जब दो कोणों का योगफल, कोई भी दो कोण है और उन दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उस दोनों कोण को हम कहेंगे कि दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है। मतलब जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है तो फिर वो दोनों कोण पूरक कहे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आपसे पूछा जाए कि क्या 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? हम बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये 70 डिग्री है, आप सोचिए इसका पूरा कोण आपसे पूछा जा रहा है तो कितना होगा, 20 डिग्री होगा, क्योंकि 70 में जब 20 जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री होगा इस दोनों का सम, यानी 70 डिग्री का पूरा कोण क्या हो गया, 20 डिग्री। 45 डिग्री का पूरा कोण पूछा जाए तो 45 ही होगा, क्योंकि 45 को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको समझना था कि पूरा कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। सम पूरा कोण की बात करें यानी सप्लीमेंट्री एंगल का, तो इससे थोड़ा सा अलग है। इसका योगफल जो है 180 डिग्री होता है, यानी जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा ना तब उसको समपूरक कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 120 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री का, तो ये दोनों को जोड़ने पर 180 हो जाएगा, 180 डिग्री, इसलिए इस दोनों को हम कह सकते हैं कि दोनों समपूरक कोण है। मान लीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि बताइए 105 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो हम कहेंगे 105 डिग्री का समपूरक कोण 75 डिग्री होगा, क्योंकि 75 में 105 जोड़ेंगे तब जाकर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो समपूरक कोण का मतलब होता है दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री जब हो जाए तो उसको हम समपूरक कोण कहेंगे। तो ये तो बड़ा आसान था, ये सारा जो कोण का कॉन्सेप्ट था इधर जो लिखे हैं। तो इस प्रकार इतने सारे कोण के बारे में समझाया। अब आइए इधर जो समांतर रेखाओं के बीच में जो प्रॉपर्टी, समांतर रेखाओं से जो कोण का निर्माण होता है उसको भी आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण का, तो शीर्षाभिमुख कोण के लिए समांतर रेखाओं का होना आवश्यक नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि कोई भी एक लाइन ऐसे आया और मान लीजिए कि दूसरा लाइन ऐसे गया और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पे कट किया, तो दो सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु के दोनों तरफ के जो कोण होते हैं उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो फिर ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा और इसी दोनों एंगल को हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो एंगल होगा, इस साइड वाला जो एंगल दिख रहा है और इधर वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि देखिए दो रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद करिए तो इसके दोनों ओर का जो कोण होगा ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है और इसी कोण को शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसे लाइन आया, एक ऐसे लाइन आया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और इसी दोनों कोण को हम कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण है और इसलिए ये दोनों बराबर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहा जाएगा। अब देखिए हम संगत कोण और एकांतर कोण की बात करते हैं तो इसका मतलब समझिए, ये भी बड़ा आसान है। तो संगत कोण और एकांतर कोण का केस तब क्रिएट होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींची गई हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन खींचा गया है, ठीक है, और इस लाइन का हम नाम दे देते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम दे देते हैं एल। फिर यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींचा गया और इसका नाम मान लीजिए कि हम दे देते हैं एम, और इसके बीच से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचा गया है, इसके बीच से एक लाइन खींचा गया है जो दोनों रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो दोनों रेखाओं को काट रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर ये दोनों समांतर है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर समांतर है तभी संगत कोण और एकांतर कोण की स्थिति उत्पन्न होगा। तो देखिए संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है एकदम सीधा सीधा आपको सोचना है और एकांतर कोण के लिए बिल्कुल उल्टा सोचना है। आपको हम समझाते हैं अच्छा से। जैसे मान लीजिए कि इस कोण को हम मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 हम मान लिए। अब यहाँ पे समझिएगा कि संगत कोण का अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये कोण 1 है और ये कोण 5 है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा और इस दोनों को हम संगत कोण कहेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो हम लोग समझ जाएंगे कि संगत कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए कोण 1 और कोण 5 चूंकि दोनों संगत कोण है तो दोनों का बराबर कह दिए। बट ये कौन संगत कोण, इसमें कौन कौन होगा? क्या हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 और 6 ये दोनों संगत कोण है? नहीं, संगत कोण का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम होना चाहिए स्थिति। जैसे मान लीजिए कि हम 1 की बात कर रहे हैं, कोण 1 का, तो कोण 1 जो है ये जो लाइन खींचे है ना समांतर रेखा दो खींचा गया, एक एल और एक एम। तो ये जो समांतर रेखा ऊपर वाला खींचा गया है, ये जो कोण 1 बना है इस रेखा के ऊपर बना है और कोण 5 भी दूसरी समांतर रेखा के ऊपर ही बना है और ये जो कोण 1 है इस प्रतिच्छेदी रेखा के दाहिने साइड है। ठीक है, मतलब इस साइड है और ये 5 भी प्रतिच्छेदी रेखा के इस साइड है। तो चूंकि ये
समांतर रेखाओं के ऊपर दोनों है कोण 1 और कोण 5 और एक ही साइड दोनों स्थित है, इसलिए दोनों को हम संगत कोण कहेंगे और इस आधार पे कोण 1 और कोण 5 दोनों बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर देखा जाए कोण 2 की बात करेंगे तो कोण 2 का संगत कोण कौन होगा, तो कोण 2 समांतर रेखा के ऊपर और प्रतिच्छेदी रेखा के इस साइड है, तो समांतर रेखा के ऊपर और प्रतिच्छेदी रेखा के इस साइड कौन होगा, कोण 6, यानी कोण 2 और कोण 6 ये भी दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भी क्या है, संगत कोण है। वैसे ही अगर देखा जाए कोण 4 की अगर बात करें कोण 4 के बारे में, तो इसका संगत कोण, तो ये समांतर रेखा के नीचे और इस साइड, तो 8 भी समांतर रेखा के नीचे और इस साइड है, यानी कोण 4 और कोण 8। फिर इसके बाद कोण 3 और कोण 7 ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, संगत कोण का ही एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संगत कोण भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके बाद एकांतर कोण को समझाते हैं। तो एकांतर कोण में आपको उल्टी मतलब एकदम विपरीत स्थितियों को समझना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोण 1 का एकांतर कोण कौन है, तो देखिए कोण 1 जो है ये समांतर रेखा के ऊपर है, तो आपको देखना है समांतर रेखा के नीचे। कोण 1 जो है प्रतिच्छेदी रेखा के इस साइड है, तो आपको प्रतिच्छेदी रेखा के इस साइड देखना है। आधार पर कोण 1 का एकांतर कोण कोण 7 हो जाएगा, क्योंकि कोण 1 जो है समांतर रेखा के ऊपर और 7 जो है समांतर रेखा के नीचे है। कोण 1 इस साइड और कोण 7 जो है दूसरे तरफ है, इसलिए कोण 1 का एकांतर कोण कोण 7 है और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है, इसलिए ये दोनों भी कोण 1 और कोण 7 भी यहाँ पे आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है, वहीं अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो ये जो कोण 2 है ये देखिए समांतर रेखा के ऊपर और इस साइड है, तो यहाँ आपको समांतर रेखा के नीचे और इस साइड देखना है, यानी कोण 8 है। कोण 2 और कोण 8 भी एक दूसरे का एकांतर कोण है, जिसके कारण ये बराबर होगा। वहीं अगर कोण 4 की बात करेंगे तो देखिए कोण 4 समांतर रेखा के नीचे और इस साइड है, तो समांतर रेखा के ऊपर और इस साइड देखिएगा तो कोण 6 है, यानी कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होगा। फिर अगर हम कोण 3 की बात करें तो कोण 3 देखिए समांतर रेखा के नीचे और इस साइड है, तो समांतर रेखा के ऊपर और इस साइड कौन सा कोण आएगा, कोण 5 आएगा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा और यहाँ भी एकांतर कोण ही अप्लीकेबल हो रहा है। तो इस प्रकार संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में भी आपको समझा दिए। अब आइए एक ही ओर के अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इसको आप समझिए कि ये क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में। तो देखिए अंतः कोण का मतलब सबसे पहली चीज कि अंदर जो कोण बन रहा है, जैसे ये 1 जो है ये बाहर की ओर बन रहा है, ये बाह्य कोण हो गया। 2, 8, 7 ये सब बाहर की ओर बन रहा है, इसलिए ये चारों को हम बाह्य कोण कहेंगे। जबकि ये जो कोण 4 है और ये जो कोण 5 है ये दोनों अंदर की ओर बना है, कोण 4 और कोण 5। और आप देख रहे हैं कि अंदर तो बना ही है, साथ ही साथ ये रेखा के एक ही ओर स्थित है, इसलिए इसको एक ही ओर के अंतः कोण, इसको एक ही ओर का अंतः कोण मानेंगे। और आपको बता दें कि एक ही ओर का अंतः कोण ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कोण 4 और कोण 5 ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण है और इसका योगफल 180 डिग्री होगा। वैसे ही कोण 3 और कोण 6 ये भी दोनों अंदर है, यानी अंतः कोण है और एक ही तरफ स्थित है, तो इसलिए इसको भी एक ही ओर के अंतः कोण कहेंगे और इसका भी योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार एक ही ओर के अंतः कोण भी आप समझ गए। अब इसके बाद रैखिक या आसन कोण को जानना है। तो देखिए यहाँ पे रेखीय कोण बताए ना, उसी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि एक सीधी कोई रेखा खींची गई हो और इस रेखा को हम यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से 3 भाग में यहाँ बांट दिए, तो यहाँ पे 4 एंगल्स बनेगा टोटल, 1, 2, 3, 4। तो ये जो चारों एंगल है, मान लीजिए कि ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये चारों को जोड़िएगा ना, तो चारों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। क्योंकि एक सीधी रेखा पर देखिए ये सीधी रेखा खींचा गया था ना, तो सीधी रेखा पर ये टोटल कितना का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो उसी 180 डिग्री में ये चारों बन रहा है, यानी जब चारों को आपस में जोड़ देंगे तो फिर कंप्लीट ये कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का। और इसी को रैखिक कोण या आसन कोण के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, रैखिक कोण से ही सबका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसी कोई सीधी लाइन खींचा गया और यहाँ पे एक किरण हम खींच दिए और ये वाला कोण मान लीजिए 60 डिग्री का है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना का होगा। तो रैखिक कोण क्या कहता है कि दोनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो भाई ये 60 डिग्री का है तो इसका मतलब ये 120 डिग्री का बचेगा, तभी तो योगफल 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं किसी एंगल को रैखिक कोण की सहायता से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। अब इसके बाद क्रमागत कोण और सम्मुख कोण को जानना है, तो ये चतुर्भुज में आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज हम यहाँ पे बना दिए
ए बी सी डी, तो इसमें क्रमागत कोण कौन कौन होगा? तो सिस्टमैटिक आपको देखना है, ए के बाद बी आ रहा है तो ए का क्रमागत बी होगा, यानी कोण ए और कोण बी ये दोनों जो है ये दोनों क्रमागत कोण है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो कोण बी के बाद क्रमबद्ध तरीका से अगर देखा जाए क्रम वाइज, तो कोण बी के बाद कोण सी आ रहा है, यानी कोण बी और कोण सी ये दोनों भी क्रमागत होगा। फिर कोण सी और कोण डी भी आपस में क्रमागत कोण कहलाएगा, और कोण ए और कोण डी भी आपस में क्रमागत कहलाएगा, ठीक है। वहीं अगर सम्मुख कोण की बात करेंगे यानी अपोजिट एंगल का, तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाला कोण। जैसे कोण ए है तो कोण ए का सम्मुख कोण कौन होगा? कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी होगा, क्योंकि कोण ए के सामने कोण सी आ रहा है, इसलिए कोण ए का सम्मुख कोण सी होगा। वहीं अगर कोण बी के सम्मुख कोण की बात करें तो कोण बी का सम्मुख कोण कौन होगा? कोण डी। कोण बी का सम्मुख कोण होगा कोण डी, तो ये दोनों भी सम्मुख कोण से सम्मुख कोण कहलाएगा, ये दोनों जो पेयर कोणों का बना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्रमागत कोण क्या है, सम्मुख कोण क्या है, ये भी समझा है। तो ये जितने सारे भी कोण का कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में समरूपता और सर्वांग क्षमता के बारे में बताने वाले हैं, यानी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे। और उसके बाद एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर्स है उसको सिस्टमैटिक पढ़ा जाएगा।